This is new topic: capital and revenue expenditure and receipts. Capital and revenue are the common. Expenditure, receipts also common. That is capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt. We will see how to categorize the expenses and receipts in capital and revenue. This is short topic. In this topic, you have to identify which are the expenditures are capital or revenue, which are the receipts are capital or revenue. Okay, only that kind of questions you will get in your exam. First, capital expenditure. Capital expenditure capital expenditure as an expenditure intended to benefit future periods and addition to fixed assets. The term is generally restricted to expenditure that add fixed assets units or that have the effect of increasing the capacity, efficiency, lifespan, or economy of operation of an existing assets. Capital expenditure means an expenditure carrying probable future benefits. याद रखिए, एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, यानी उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है, यानी उसके जो भी बेनिफिट्स रहेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे. यानी आपके जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो वो हर साल नहीं करते आप. यानी समझो आज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप एक ही बार करते हो. ओके, और उसके जो बेनिफिट्स रहते हैं वो फ्यूचर के लिए यूज होते हैं. ओके, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहते, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते. इसलिए उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट्स फ्यूचर पीरियड्स. ओके, यानी फ्यूचर पीरियड के लिए इसके बेनिफिट्स रह सकते हैं. एंड एडिशन टू फिक्स एसेट्स, यानी आपका जो फिक्स एसेट्स रहेगा, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, उसमें उसका एडिशन दिखेगा आपको. ओके, the term is generally restricted to expenditure that add fixed assets units. यानी आपका जो एक्सपेंडिचर होने वाला है वो फिक्स एसेट्स यूनिट्स में जो भी एडिशन रहेगा वहां पे किया जाएगा, और that have the effect of increasing the capacity. यानी कौन सी फिक्स एसेट्स की अगर आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, इफिशियंसी बढ़ा रहे हो, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर रहे हो, और इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन एंड एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी जो भी उसका ऑपरेशंस आप एफिशिएंसी उसकी बढ़ा रहे हो, लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, तब जब आप खर्चा करोगे उसके ऊपर तो उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. यानी उससे क्या होना चाहिए, जो भी आप फिक्स एसेट्स में वहां पे आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हो उसमें कुछ तो ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए उस एसेट्स में, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलना चाहिए. ओके, रिपेयर्स वगैरह नहीं, याद रखिए, रिपेयर्स करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं. जबकि आपका जो भी मशीनरी होगा, फिक्स एसेट्स होगा, उसमें अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है, उसका लाइफ बढ़ जाता है, तो समझने का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. ओके, इसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिलने वाला है, ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा, यानी वो ज्यादातर आपको असेट साइड में ही दिखेगा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स,
यानी जब भी आप उस जो खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके जो बेनिफिट्स रहेंगे वो लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, यानी 10 साल 15 साल। आज आप कर रहे हो उसका खर्चा, पर आज कर रहे हो वो मेंटेन करने के लिए नहीं, उसमें आप एसेट में कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। कैपेसिटी मतलब आपका प्रोडक्शन स्केल वगैरह अगर बढ़ाना हो तो उसमें उस मशीनरी में आपको ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि समझो एक मशीनरी है, वो मशीनरी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो और 10,000 केजी पर डे कर रहे हो, ओके, उसमें सब प्रोडक्शन निकल रहा है, पर आपको चाहिए क्या, उसमें इंक्रीज करना है आपको 5,000 केजी और बढ़ाना है, यानी 15,000 केजी डेली मेरे को प्रोडक्शन चाहिए उस मशीनरी से। तो उसमें ऐसा एक यूनिट आपने बिठा लिया उस मशीनरी में, एग्जिस्टिंग मशीनरी में, तो वो जो रहेगा वो 5,000 आपका इंक्रीज करने वाला है प्रोडक्शन, यानी कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करने वाला है, तो आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। तो इसलिए उसका जो बेनिफिट रहेगा वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहेगा, तो उस खर्चों को आप बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप करोगे, यानी समझो आपने दूसरे कंपनी में समझो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, समझो आपने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ भी ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। अगर कंपनी ने किया है इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ, तब उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आप शेयर अगर वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो उसका डिविडेंड मिल सकता है आपको हर साल, यानी उसका फ्यूचर बेनिफिट है आपको, राइट। उसके बाद आप डिवेंचर अगर करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल मिलेगा। समझो 10 साल का आपका डिवेंचर है, 10 साल आप इन्वेस्टिंग वो एक्टिविटी करने वाले हो, राइट, तो 10 साल में हर साल आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो क्या रहेगा, ये आपका हर साल मिलने वाला इनकम रहेगा। यानी आपका ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए किया है, जबकि उसका भी आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तब हमेशा के लिए, यानी आज आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, समझो आज आपने इन्वेस्ट किया, तो कल जाके फिर से इन्वेस्ट नहीं करते आप। अगर समझो मशीनरी में आपने कैपेसिटी बढ़ा ली, तो आज बढ़ा ली तो कल नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर ह्यूज रहते, उसका कॉस्टिंग बहुत बड़ा रहता है, तो और हर रोज नहीं करते आप। ये रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग मतलब हमेशा नहीं होता, ये हर साल नहीं होता, ये एक ही बार होता है, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो इसलिए उसका ये कैरेक्टर है नॉन रिकरिंग, यानी ये हमेशा के लिए, यानी आप हर रोज नहीं करते, डेली बेसिस पे नहीं होता ये, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। यानी ये तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉन रिकरिंग। ये तीनों कैटेगरी में अगर कोई एक्सपेंडिचर बैठता है तो उसको बोलने का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये तीन कैटेगरी अगर उसके बैठते हैं तो आप बोल सकते हैं दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना ही आइडेंटिफाई करना है आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के कौन कौन से रहते हैं। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने फिक्स एसेट अगर परचेस किया हो तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा डेली बेसिस पे नहीं आप खरीदते, फिक्स एसेट एक ही बार आप खरीदते हो, यानी 10 साल में 15 साल में एक ही बार खरीदते हो, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है, इसलिए एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। Expenditure that improves the standard of performance of an existing assets, यानी जो भी आपके पास existing assets है उसका अगर आपने स्टैंडर्ड इंप्रूव किया, जैसे मैंने पहले एक उदाहरण के लिए बताया था, ये मशीनरी है, उसका प्रोडक्शन पहले आप ले रहे हो 10,000 और ऐसा वहां पे डेवलपमेंट किया आपने उस मशीनरी में, आप डेली बेसिस पे 15,000 प्रोडक्शन ले रहे हो, यानी उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया,
आपको बेनिफिट मिल गया फ्यूचर में, तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर आपका रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग असेट, यानी उसमें कुछ एडिशन किया हो, उसमें कुछ एक्सटेंशन किया हो, यानी उसकी ऐसा एक्सटेंशन किया हो कि जैसे आप प्रोडक्शन जब करते थे, अभी समझो एक आपके पास एक यूनिट आप प्रोडक्ट कर रहे हो, समझो एक पैकेज कर रहे हो, पैकेजिंग मशीन है आपके पास, और आपकी पैकेजिंग मशीन कैसी है, आधा किलो का ही पैकेज कर सकती है, राइट, और उसमें अभी यूनिट में ऐसे एक्सटेंड किया आपने, तो 1 किलो 2 किलो ऐसे भी आपको पैकेज करने के लिए परफॉर्मेंस बढ़ गया आपका, यानी उसमें एडिशन किया आपने, एक्सटेंशन किया उस पैकेजिंग में, तो फिर आपको ये बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि आधा आधा किलो का 4 करेंगे आप, राइट, तो ये एक ही बार 2 किलो का पैकेज हो रहा है, तो आपका वो एडिशन हो गया परफॉर्मेंस, यानी उसमें इंप्रूव हो गया, तो इसलिए इसका भी आपको लेना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी सिंपल है, इसमें जो भी आपका असेट होगा उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट होती है, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है आपको, तो उसको बोलो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट, जैसे अपन ने अभी देखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, जो भी है यो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए है, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। कौन सा भी इन्वेस्टमेंट रहने दो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, कोई बता सकता है मेरे को इनटेंजिबल असेट कौन कौन से है? गुडविल। यस, वेरी गुड। शेयर सर। यस, कौन सा? शेयर। नो। रिंकी महातो, गुडविल। पेटेंट्स। पेटेंट्स, वेरी गुड, पेटेंट्स है। कॉपीराइट्स। वेरी गुड, कॉपीराइट्स है। देन सोल ट्रेडर्स। Which sole traders means? Rinki Mahato has given. Rinki Mahato has given royalty. Then Radha Tiwari has given trademark. Okay, right. ये trademark है, royalty है. Sole traders means those who have those who are selling their goods solely means No, अकेले जो गुड्स है ना सेल करते हैं उनको राइट्स रहता है। नहीं नहीं, यानी आप क्या बोल रहे हो, यानी कैसा है, राइट तो है, वो तो ओनर है, उसको करना ही चाहिए। हाँ, वो असेट में नहीं आएगा ना, पर वो तो उसका ये हो गया, उसकी आइडेंटिटी हो गई वो। ओके सर। So then we also have the license also we have. लाइसेंस, बट ऐसा लाइसेंस जो आपको हमेशा नहीं करना पड़ता है, जैसे कि अभी समझो आपको लाइसेंस लेना है, प्रोडक्शन का एक लाइसेंस होता है, हाँ, वो लाइसेंस आपको हर बार रिन्यू करना पड़ता है, हर साल 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, जो भी है, पर वो रिन्यू नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। वो लाइसेंस ऐसा हो, यस, लाइसेंस ऐसा हो, वहां पे आप पेटेंट जैसा वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, यानी जिसको भी लाइसेंस लेना है तो पहले परमिशन आपकी लेनी पड़ेगी। नॉलेज, पर हिंदी आरेकर, यू हैव गिवन नॉलेज। नॉलेज मीन्स नो हाउ, टेक्निकल जैसा हो, पेटेंट में ही आएगा वो, कॉपीराइट हो, आपने जैसा अगर कुछ अलग बनाया हो, यानी वहां पे अगर पेटेंट रजिस्टर किया हो, जो नॉलेज है आपका वहां पे यूज करके ऐसा कुछ पेटेंट किया हो, ऐसा कुछ मशीनरी किया हो जो आपने इन्वेंट किया हो, तो फिर वो उसमें आएगा। तो नॉलेज इज राइट, बट नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, नॉलेज मीन्स लिमिट हो जाता है, नॉलेज का लिमिट हो जाता है। ओके, तो नॉलेज ऐसा नहीं, नॉलेज के बारे में जो है पेटेंट, कॉपीराइट, ये आएंगे। ओके, नो हाउ है आपका, ये सब आपके इनटेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल असेट्स मीन्स जो नहीं दिखते। हाँ, जो नहीं दिखते। अगर जो नहीं दिखते तो कैसे लेने के, नहीं दिखने वाला। Assets which we can feel but can't touch are intangible assets. हाँ, राइट। अगर आप फील नहीं कर सकते हो, अगर आपको दिखता नहीं है,
फिर भी आप असेट साइड लेते हो, जैसे फर्नीचर है वो आपको दिखता है, वहां पे वैल्यूएशन कर सकते हो, पर इसका वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, इसका वैल्यूएशन आपको अलग तरीके से करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आपका अगर वो असेट दिखता भी नहीं है पर असेट का एग्जिस्टेंस रहता है, एग्जिस्टेंस मींस उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं ना वो तो करने पड़ते हैं आपको, राइट। तो इंटेंजिबल है वो, यानी क्यों इंटेंजिबल है, आपको दिखते नहीं, जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाते हो तब आपको फिजिकली नहीं दिखेगी, पर उसका एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है और आपने लिया, ऐसा नहीं है। यानी समझो पेटेंट है, पेटेंट रजिस्टर किया, आपको पेटेंट डिपार्टमेंट से पेटेंट का लाइसेंस मिलेगा, राइट। तो वो जो पेटेंट का लाइसेंस है वो आपके फाइल में रहेगा, राइट। तो जब भी आप वैल्यूएशन करोगे, जब भी आप पेटेंट लोगे असेट साइड में, तब आपको क्या दिखाना है ऑडिटर को, वो डॉक्यूमेंट दिखाना है। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व है, आपको दिखता नहीं है पर, ओके। तो इसलिए वो इंटेंजिबल है। और सर ब्रांड भी इंटेंजिबल असेट में आता है ना? यस, वेरी गुड। ट्रेडमार्क वगैरह जो है ना वो सब इंटेंजिबल में ही आएगा। आपने ब्रांड मतलब कैसा है, वो ब्रांड का जो इमेज रहता है, वो ब्रांड का इमेज, यानी गुडविल में तो आपका जो ब्रांड, अपने ब्रांड से जो कमा रहे हो आप, वो सब गुडविल में आ जाएगा, ओके, उसका वैल्यूएशन। पर ब्रांड इमेज, ट्रेडमार्क, ये आप रजिस्टर करते हो, राइट, कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, उस ब्रांड से कोई कॉपी नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये सब कनेक्टेड है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सब कनेक्टेड है वो, ओके। ये सब इंटेंजिबल में। तो अगर आपने इंटेंजिबल खरीदा है, याद रखिए, हाँ, अगर आपने इंटेंजिबल खरीदा है, यानी किसी का अगर वहां पे पेटेंट लिया है, आपने खरीदा है, वो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का पैसा दे दिया और कॉपीराइट ले लिया, इसका फ्यूचर बेनिफिट तो आपको होने वाला है, राइट। तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा आपको, अभी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure as an expenditure charged against operation, a term used to contrast with capital expenditure. Revenue expenditure as opposed to capital expenditure has no future benefits. यानी आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपोज में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको फ्यूचर बेनिफिट के लिए रहता है, राइट। तो आपका वो लॉन्ग टर्म रहता है, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये शॉर्ट टर्म रहता है। इसका कुछ फ्यूचर बेनिफिट रह सकता है ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये डेली बेसिस पे करना पड़ता है, कभी विद इन 1 ईयर करना पड़ता है, विद इन 1 मंथ करना पड़ता है, विद इन वीक करना पड़ता है। इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हमेशा करना पड़ता है, हर यानी डेली बेसिस पे करना पड़ता है, इसके लिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे फ्यूचर बेनिफिट मिलने की ये कम है आपको, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, यानी मिलता ही नहीं है उससे बेनिफिट, वो आपको मेंटेन करने के लिए ज्यादातर रहता है। ये आपका जो भी बिजनेस है ना वो मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर रहता है, ओके। तो द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेस देन 1 ईयर आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी आपका जो भी एक्सपेंडिचर ऐसा रहेगा जो शॉर्ट टर्म यूज के लिए रहेगा, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा आपको, यानी लेस देन 1 ईयर में जो किया जाता है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहेगा। यानी आपका जो डेली ऑपरेशन रहता है ना बिजनेस का, जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा, वो ज्यादातर असेट साइड में दिखता है, और वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 मिनट, एक क्वेश्चन आया है राधा तिवारी, डीड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक लाइटिंग, यानी क्या पूछना था राधा तिवारी, डीड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक लाइटिंग? ये रॉन्ग टाइपिंग है सर, वो एग्जांपल मैंने ऐसा पूछा। अच्छा, यानी स्टॉक लाइटिंग, यानी स्टॉक मतलब, यानी आपको क्या पूछना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछना था? नहीं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर। यस बराबर, जो भी स्टॉक लाइटिंग वगैरह जो रहता है या लाइटिंग एक्सपेंसेस सर, जो
कंपनी से यस, बोलिए बोलिए। करती है सर वही। यस यस, बराबर है बराबर है। यानी वो आपको हमेशा करना पड़ता है, एक ही है उसका जो प्रिंसिपल है ना, एक ही प्रिंसिपल है, वो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, साल में हर बार करना पड़ता है, इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा, ज्यादातर असेट साइड में ही आएगा, असेट साइड में जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका डेली ऑपरेशन का है। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैरेक्टर देखिए, फर्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी, यानी आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, जो भी आप डेली बिजनेस एक्टिविटी करोगे उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा वो सब एक्सपेंडिचर आपको वहां पे मिलेंगे। ओके, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मिलेंगे। डेली बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी आपको वहां पे सैलरी देना है, वेजेस देना है, जो भी लाइटिंग एक्सपेंसेस है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, पावर एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, रोज जो बिजनेस एक्टिविटी आप करोगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, जो भी हो, वहां पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, डेली मेंटेन असेट, यानी समझो आपने मशीनरी खरीदा है, राइट, तो मशीनरी परचेस मशीनरी, तो वो कहां पे जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। आपने मशीनरी जो परचेस किया है वो कहां पे जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पर अगर आपको वो मशीनरी मेंटेन रखनी है, उसको रिपेयर करना है आपको, अगर आपने वो मेंटेनेंस का कॉस्ट वहां पे लिया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मशीनरी आप 10 साल 15 साल यूज करने वाले हो, तो हर साल उसका कुछ तो मेंटेनेंस रखना पड़ेगा आपको, ऑयलिंग करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब जो भी मेंटेनेंस है वो सब मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो जो भी एसेट आपने खरीदा है उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, पर परचेस कॉस्ट कहां पे जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पर मेंटेन जो करना है, यानी डेली बेसिस पे हो या ईयरली बेसिस पे हो, तो वो सब मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, रिकरिंग, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है नॉन रिकरिंग, हमेशा नहीं होता, वैसे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, हमेशा होता है, डेली बेसिस पे होता है, वो करना ही पड़ता है आपको, जब तक आपका बिजनेस चालू है तब तक वो चालू ही रहता है। ओके, यानी वो रिकरिंग है, हमेशा वहां पे रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ये जो तीन कैटेगरीज है, ये तीन कैटेगरी में अगर कोई एक्सपेंडिचर बैठता है तो उसको आप बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि पहला है बिजनेस एक्टिविटी, अगर रोज का बिजनेस एक्टिविटी का एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो कुछ असेट आप मेंटेन कर रहे हो उसका अगर कॉस्ट कुछ लगा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर वो हमेशा हो रहा है, रिकरिंग है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अभी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट रिलेटिंग टू दी बिजनेस एक्टिविटीज, यानी अभी अपन ने देखा जो भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट रहेगी वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगी। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटिंग टू इनकम अर्न। अभी देखिए, ऐसी कॉस्ट आपने की है जिससे आपको इनकम कमाना है, ऐसी कॉस्ट आपने की है उससे आपको इनकम कमाना है, तो वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर समझो ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया, समझो आपने लोन ले लिया, राइट, तो लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट पेड किया, राइट, यानी आपने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद आपने क्या किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, राइट। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद लोन लेना मतलब आपका शेयर्स में इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट हो गया मतलब वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। पर उस लोन का इंटरेस्ट तो पेड करना पड़ेगा आपको, राइट, जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट तो पेड करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इंटरेस्ट पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने जहां भी इन्वेस्ट किया है वहां से भी आपको इनकम मिलने वाला है। अगर आपको कुछ इनकम चाहिए तो आपको कुछ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, राइट। पर एक्सपेंडिचर मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, पर आपने अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या किया, बैंक लोन लिया और बाहर जाके इन्वेस्ट किया, यानी बैंक से पैसा लिया आपने लोन और शेयर्स में इन्वेस्ट किया, राइट। तो लोन ले लिया, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। ओके,
और लोन लेने के बाद आपने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अभी दो पार्ट हो गए, राइट? आपका लोन लिया वो एक पार्ट, और आपने इन्वेस्ट किया वो एक पार्ट, राइट? जो लोन लिया है आपने बैंक से, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपने जो शेयर्स इन्वेस्ट किया है उससे डिविडेंड तो मिलेगा ना आपको, हर साल डिविडेंड मिलने वाला है, तो आपका वो इनकम हो गया, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। यानी वो देखिए एक ही ट्रांजैक्शन है पर कैसे उसका स्प्लिट हो गया देखो। यानी आपने लोन ले लिया, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, आपने वो लोन लेके पैसा लेके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये दोनों का भी जो लोन आपने लिया था उसका इंटरेस्ट अगर पे करना है तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपने जो इंटरेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, उसका जो डिविडेंड मिलेगा वो आपका रेवेन्यू इनकम रहेगा। यानी वो इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो आप लोन का, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू इनकम भी कमाने के लिए। तो ये रिलेशंस है, ओके, कॉस्ट रिलेटिंग टू द इनकम अर्न। नेक्स्ट, कॉस्ट हुज बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर 31st March 31 to मार्च 1st April। यस, तो 1 जनवरी नहीं रह सकता, नहीं सर, नहीं है, नहीं रह ही नहीं सकता। रह सकता है पर सर ऐसा जनरली नहीं रहता है। अच्छा, जनरली नहीं रहता है, पर आपका अकाउंटिंग ईयर आप कौन सा भी फिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी समझो अपने पास अलग अलग लॉज है, अलग अलग लीगल आपके पास कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। समझो आप आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में अगर सोचोगे तो वो क्या बोलेंगे, आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल रखो, क्योंकि हम जो ऑडिट करेंगे आपका इनकम टैक्स का ऑडिट वो 1 अप्रैल से करेंगे, राइट? आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो आप 1 जनवरी से भी रख सकते हो, पर एज पर इनकम टैक्स 1 अप्रैल होना चाहिए। एज पर अगर समझो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है नहीं आपका 1 अप्रैल ही रहना चाहिए, तो आप 1 अप्रैल रह सकते हो। यानी आपका जो भी वहां पे गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन रहेगा वो फॉलो कर सकते हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका अगर ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर रहेगा, इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा, तो वहां पे ज्यादातर वो जनवरी रखते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखते हैं, तो उनके साथ फॉलो करना है आपको तो रखेंगे आप, राइट? तो ये अलग अलग हो सकता है। अपने इंडिया में ज्यादातर 1 अप्रैल ही रखते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी आपको कुछ आइडिया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही क्यों रखा? सर यही क्वेश्चन मैं अभी आपसे करने वाली थी। यस, 1 अप्रैल और 31 मार्च ये ही क्यों रखा, कोई बता सकता है? फर्स्ट अगस्त क्यों नहीं रखा, 1 जून क्यों नहीं रखा? ओके, सुनिए, यानी एक कारण है, एक यानी मेजर कारण है, ऐसा नहीं कि यही है, ऐसा नहीं है, पर मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये मेजर रीजन है कि आपका 1 अप्रैल रखने का। क्या होता है, अभी समझो आपका जून में जो आप वहां पे जो फसल उगाते हो, यानी आपका जो कंट्री है वो ज्यादातर बेस कौन सा, एग्रीकल्चर बेस है। आपका पूरा 60-65% सब एग्रीकल्चर बेस है। जो भी रॉ मटेरियल आएगा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आएगा, वो सब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिपेंड है, आपके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो आपके पास जो भी ऋतु है, यानी जो भी सीजन्स है, वो सीजन के हिसाब से आपका फसल वहां पे आता है, क्रॉप आता है। तो आप क्रॉप वहां पे जो निकालते हो, वो ज्यादातर जो निकालने का टाइम है ना, वो मार्च में सब निकाला जाता है, राइट? और मार्च में निकालने के बाद जो आपका ये होता है फार्मर, वो उसका जो ईयर रहता है ना, वो ईयर वहां से स्टार्ट होता है। जैसे अगर आपने ये देखा हो, क्या बोलते हैं उसे, गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, पाड़वा बोलते हैं ना, जो स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है वो पाड़वा, राइट? तो
उस काल से चलता आ रहा है वो, कि आपका वो वहां से पाड़वा जो भी अप्रैल ही रहेगा ऐसा नहीं है, 1 अप्रैल में ही आपका वो हिंदू न्यू ईयर आएगा ऐसा नहीं है, वो कभी भी ऐसा 1 अप्रैल आ सकता है, 10 अप्रैल आ सकता है, 27 मार्च, 20 मार्च, कुछ भी आ सकता है। पर वहां पे क्या रखा, कैलेंडर ईयर रखा उन्होंने, मार्च अप्रैल कैलेंडर ईयर रखा। वो जो फसल रहती है ना, क्रॉप रहता है ना, वो क्रॉप ज्यादातर वहां पे आप निकालते हो, और वो जो प्रोडक्शन है ना, फाइनल प्रोडक्शन, वो फाइनल प्रोडक्शन आप सेल करने के लिए तैयार रखते हो, वो ज्यादातर वहां पे सेल होना शुरू होता है, या फिर सेल कई बार खत्म भी हो जाता है। जैसे गेहूं हो, गेहूं का भी आपका फरवरी में सब खत्म हो जाता है, मार्च में तो वो सेल करने के लिए बाहर जाता है, तब से स्टार्ट हो जाता है ज्यादातर। तो इसलिए वहां पे उनका जो फार्मिंग का अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर मीन्स उनका जो हिसाब रखने का ईयर है ना, वो वहां से स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसलिए तब से वो चलता आ रहा है कि आपका अकाउंटिंग ईयर वहां से होना चाहिए। तो इसलिए एक लॉजिकली उन्होंने एक टाइम रखा है कि अपना सीजन जो है, आपका विंटर है, आपका रेनी सीजन जो है, आपका ये है समर है, ये जो सीजन्स है, ये सीजन्स आपको वहां पे अकाउंटिंग ईयर फिक्स रखने के लिए उन्होंने कंसीडर किए थे। तो वो अगर समझो जून में रखा, तो जून में क्या करेंगे, वो तो फार्मर वहां पे अपना जो फसल है वहां पे तो उनका तैयारी चालू रहता है, जो चालू हो जाता है, यानी बारिश थोड़ी चालू हो जाती है, तब वो तो लैंड जो है, लैंड फिर से मैनेज करने के लिए, फिर से वहां पे कुछ तो लैंड में इंप्रूव करने के लिए वहां पे चालू हो जाता है, वहां पे फसल नहीं आता, अभी तक वो फसल वो डालते भी नहीं है उसमें, यानी जो सीड रहता है वो सीड डालते भी नहीं है। तब कब वो अकाउंटिंग करेंगे ईयर, क्योंकि अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरा डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है, राइट। तो रॉ मटेरियल आता है, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर वो 60% हिस्सा अगर एग्रीकल्चर बेस है अपना, तो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से रखो, वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए वो 1 अप्रैल रखा। पर अभी वो कंसिडर कर रहे कि जनवरी से रखे वगैरह, वो कंसिडर कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर चल रहा है उनका ये, कि 1 जनवरी से करना है उनको, फिर से 1 जनवरी रखेंगे, सेम रखेंगे, जैसा इंटरनेशनल है वैसे भी नेशनल का भी रखेंगे, वो चल रहा है। ये जो है ये पुराने वाला एक सोच थी कि वो अपना अप्रैल रखेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि अप्रैल में सब, यानी मार्च में सब खत्म हो जाता है सब, यानी उनका जो ईयर है हिसाब रखने के लिए वो वहां पे उनको टाइम मिलता है, तो इसलिए उन्होंने वो रखा है, राइट। तो इसलिए ये अकाउंटिंग ईयर रखा है, बाकी उसमें ऐसा कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? यानी अकाउंटिंग ईयर रखने में वो अपने पार्लियामेंट में पास हुआ, फाइनेंस बिल पास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि चलो अकाउंटिंग ईयर ये रखते हैं, ऐसा है, बाकी तो ऐसा कुछ बड़ा उसमें रीजन नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू लॉसेस, यानी आपके जो भी रेवेन्यू लॉसेस रहेंगे वो सब रेवेन्यू लॉसेस यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे, राइट। यानी समझो आपका गुड्स है डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, समझो फ्लड में आपका गुड्स गया, तो ये जो है आपके रेवेन्यू लॉसेस है ना, ये लॉस हो गया ना आपका, वो जो आपका गुड्स था स्टॉक वेयर हाउस में, समझो स्टॉक था उसमें आग ही लग गई वेयर हाउस में, तो वो जो लॉस हो गया वो सब रेवेन्यू लॉसेस है आपके, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको लेना है। यानी ऐसा आपको एक एग्जांपल आ जाए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आप वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालो, ओके। तो इसलिए रेवेन्यू लॉसेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, जैसे अपन ने अभी देखा, जो आपका असेट है वो रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं वो सब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अभी नेक्स्ट ये देखेंगे, यानी डिफरेंस देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टेन्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्टेन्स टू बिजनेस एक्टिविटी, यानी डेली बिजनेस एक्टिविटी रहती है। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए रहती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू सेट अप एंड डेवलप ए बिजनेस, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहता है आपको एक मदद करता है कि आपका बिजनेस डेवलप हो, आप में कुछ तो इंप्रूवमेंट हो, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको हेल्प करता है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन एन असेट, जो भी आप
असेट नहीं सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू रन ए बिजनेस, यानी आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटी डेली रहता है, जो भी आप वहां पे खर्चा करते हो, वो खर्चा आपको बिजनेस रन करने के लिए वहां पे मदद करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू एक्वायर न्यू असेट, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करते हो आप? जब आपको एक्वायर करना है न्यू एसेट, खरीदना है आपको न्यू एसेट, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन असेट, जो भी असेट आप खरीदोगे वो आपको मेंटेन करने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, मनी ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी कम बैक ऑन सेल ऑफ असेट, यानी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी आप खर्चा करोगे, अगर आपको वो खर्चा फिर से आपको रिकवर करना है तो आपको वो असेट सेल करना पड़ेगा, जो भी असेट आपने खरीदा है वो। ओके, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मनी ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इरिट्रीवेबल, यानी ये आपको रिकवर ही नहीं हो सकता। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो आपका वो गया, उस टाइम जो किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रिकवरेबल नहीं है, यानी फिर से आपको रिकवर कर नहीं सकते। ये असेट आपने खरीदा, समझो एक मशीनरी खरीदी और मशीनरी जाके आपने बाजार में सेल कर दी तो आपको पैसा मिलेगा। समझो आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है तो 80,000 तो मिलेगा आपको, अगर आपने सेल किया तो, यानी 70,000 80,000 जो भी वैल्यूएशन है वो तो मिलेगा। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझो उस मशीन का आपने मेंटेनेंस किया है, समझो ग्रीसिंग किया है, ऑयल किया है, तो आप ऑयल ग्रीसिंग उसका रिकवर कर सकते हो क्या? नहीं, वो गया, राइट। तो इसलिए ये इरिकवरेबल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप रिकवर कर सकते हो सेल ऑफ असेट करके। ओके, ये है आपका डिफरेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू